ये बुलेट प्रूफ आइडियाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और बुलेट प्रूफ आइडिया जो इस तरह के होते हैं उसके सामने सारे के सारे हथियार फेल हो जाते हैं। आइडिया समिट में पीएम मोदी के आइडियाज के बाद भारत के उन आइडियाज पर बात करते हैं जिनकी मदद से हम चीन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ भारत के संबंध उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं और दोनों देशों के रिश्तों में उतार जब भी आया उसके पीछे चीन की गलत नीयत रही। यही वजह है कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति बना ली है। यह इसीलिए जरूरी है कि चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। टकराव की हालत के बीच हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यह खबर निश्चित तौर पर चीन को परेशान कर सकती है। इस एंटी टैंक मिसाइल से जमीन पर चीन की सेना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगी। इसीलिए इस खबर को सबसे पहले देखते हैं। जब नाग आता है तो 828 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, यानी अचूक प्रहार, सटीक निशाना, हमला इतना घातक कि पल भर में दुश्मन के टारगेट पूरी तरह से तबाह। हिंदुस्तान का ये नाग जब डसेगा तो दुश्मन पानी भी नहीं मांग पाएगा। ये मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। ये टैंक को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। चाइनीज टैंक के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। चीन से टकराव के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी के तहत बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट किया गया। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का ओडिशा के बालासोर में कामयाब टेस्ट हुआ है। ये नाग मिसाइल वेपन सिस्टम का हिस्सा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब ध्रुव हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है। यही वजह है कि इसे नया नाम दिया गया है ध्रुवास्त्र। ध्रुव हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला ध्रुवास्त्र खासतौर पर वायुसेना के लिए डेवलप किया गया है। सबसे पहले 15 और 16 जुलाई को वैज्ञानिकों को जो कामयाबी मिली उसे समझते हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल को डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साधारण भाषा में समझें तो युद्ध के मैदान में यह मिसाइल जमीन से और हेलीकॉप्टर से फायर करके दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र अपनी 4 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के किसी भी टैंक को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल से देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में डीआरडीओ सेना के लिए बड़ी संख्या में ध्रुवास्त्र मिसाइल कम समय में तैयार कर सकती है। अब इस मिसाइल की ताकत को समझ लीजिए। नाग थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यह पूरी तरह से गाइडेड मिसाइल है। एक बार में एक ही निशाने को भेदता है और जमीन पर कम दूरी तक रेंगने वाला दुश्मन का कोई भी हथियार इसकी रेंज में होता है। अपनी श्रेणी के एंटी टैंक मिसाइलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी क्षमता 800 मिलीमीटर तक के जो टैंक आर्मर होते हैं उनको ध्वस्त करने में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। जितने भी टैंक आज के समय किसी भी देश के पास हैं, ये उन सभी टैंक आर्मरों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इस श्रेणी की तमाम मिसाइलों को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रात हो या दिन, हवा और जमीन दोनों से फायर किया जा सकता है। ये सारी जानकारियां चीन और उसके चेले पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। खासतौर पर वो चाइनीज और पाकिस्तानी सैनिक जो टैंकों का संचालन करते हैं, उन्हें नाग के प्रकोप से बचकर रहना होगा। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
आपको भारत की संपूर्ण मिसाइल ताकत की जानकारी भी होनी चाहिए। भारत की सेना लंबी और कम दूरी की मिसाइलों से पूरी तरह लैस है। लंबे समय से सेना ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कई श्रेणियों में इसकी बड़ी तैयारी कर रखी है। भारत के पास अग्नि मिसाइलों की पूरी सीरीज है। इसमें अग्नि 1 से अग्नि 5 तक के घातक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 700 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल सटीक निशाना लगा सकते हैं और दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसी सीरीज में पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 भी है, जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। वहीं धनुष, शौर्य और प्रहार भी दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां धनुष की मारक रेंज 350 से 600 किलोमीटर है, वहीं शौर्य की रेंज 750 से 1900 किलोमीटर तक की है, जबकि प्रहार 150 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में मीका एस्ट्रा और नोवाटर K-100 हैं, जहां मीका 500 मीटर से 80 किलोमीटर, एस्ट्रा 80 से 110 किलोमीटर और नोवाटर K-100 से करीब 300 से 400 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। वहीं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, आकाश और बराक 8 मिसाइलें भी हैं। त्रिशूल 9 किलोमीटर जबकि आकाश 30 से 35 किलोमीटर, वहीं बराक 8 करीब 100 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। क्रूज मिसाइल की श्रेणी में ब्रह्मोस और निर्भय हैं, जहां ब्रह्मोस 290 से 300 किलोमीटर की, निर्भय मिसाइल में 1000 से 1500 किलोमीटर तक जबरदस्त तबाही मचाने की क्षमता है। आपने भारत की ताकत देखी, अब आपको बताते हैं कि चीन की नई करतूत। जहां एक हफ्ते पहले तक चीन पीछे हटने को तैयार था, वहीं अब वो अपने वादे से पलटता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार चीन की सेना 3 जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जगह पेंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट का इलाका है। यहां चीन अपने वादे से मुकर रहा है, उसके फौजी यहां से नहीं हट रहे और न ही ढांचे को गिराया गया है। ये सैन्य कमांडरों की बैठक में तय हुए समझौते के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में समझा जाना चाहिए कि चीन की कथनी और करनी में कितना विरोधाभास है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चालाक चीन की पीठ में छुरा घोंपने वाली फितरत फिर सामने आ गई। वो फिर अपनी बात से मुकर गया। बीजिंग शांति का ढोंग करता है और LAC पर उसकी सेना पराई जमीन को निगलती जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 4 दौर की बातचीत के बाद भी चीन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। ताजा रिपोर्ट यह है कि चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। जुलाई की शुरुआत में सैनिकों के पीछे हटने की बात पर सहमति बनी थी। गलवान में झड़प की जगह PP-14 से चीन की सेना कुछ पीछे भी हटी, लेकिन पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट जैसे सामरिक महत्व वाले इलाके पर चीन अब भी ललचाई नजरें टिकाए हुए है। चीनी सेना अभी भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी तनाव बरकरार है। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में काफी बाधाएं आ गई हैं और ये स्थिति काफी महीनों तक चल सकती है। इसके चलते भारतीय सेना अब सर्दियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है और इस दौरान रक्षा मंत्री का यह कहना कि भारतीय सेना को कम से कम समय में ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए से साफ हो गया है कि यह स्थिति अभी भी तनावपूर्ण रहेगी। दरअसल चीनी सेना फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी पेंगोंग में पहाड़ की चोटियों पर चीन की सेना पैर जमाए हुए है। सूत्रों की माने तो फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने जो ढांचे बनाए थे वो हटे नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। दोनों सेनाएं सिर्फ 600 से 800 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी हैं और वहां दोनों तरफ से 40 से 50 जवान एक दूसरे की आंख में आंख डाले खड़े हैं। ये जानकारियां इशारा देती हैं कि पिछले 1 हफ्ते से चीन ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन की नीयत को ध्यान में रखते हुए ये कहा था, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती।
दूसरी तरफ पेंगोंग झील के किनारे पर भारतीय सेना ने फिंगर 2 और फिंगर 3 पर मौजूदगी बनाई हुई है। सेना हाई अलर्ट पर है। भारत ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। राफेल के आने से भी जोश हाई होने वाला है। अपाचे हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, चिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी गई। तोप और टैंक रेजिमेंट भी तैयार है। भारत के भीष्म टैंक भी दुश्मन के खिलाफ प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इसको लंबा चलते कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन आर्मी सक्षम है, वहाँ पर डटी हुई है। वहाँ पर हम हाईट्यूड वॉरफेयर में खास तौर से दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्मी है। हमारे कम्बैट रिच हैं, बैटल हार्डन्ड है, और हमें वहाँ पर रहने की आदत है। हम वहाँ पर रहते हैं, हमेशा से रहे हैं, और हमें आदत है। लेकिन ये क्योंकि लंबा चलेगा, जरूरी बात है, इसके लिए हमको जो लॉजिस्टिक्स है, जो हमें सामान चाहिए, जो वेरविदौल चाहिए, वो हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए बिल्डअप करना पड़ेगा। जो पीछे कंटीजेंसी के लिए जो बिल्डअप हुए हैं ट्रूप्स, उनके लिए करना पड़ेगा। जो कम्बैट पावर, कम्बैट फोर्सेस वहाँ गई हैं, उनके लिए बिल्डअप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत में दोनों देश शांति से अपने मसलों को हल करने पर सहमत थे। इसके बाद गलवान में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। लेकिन चीन के बारे में यह बात मशहूर है कि पीछे हटते हुए भी उसकी नजर दूसरों की जमीन पर रहती है। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की कोई चाल सीधी नहीं होती, उसे सीधा करना पड़ता है। इसी मकसद से दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और इसी बैठक में रक्षा मंत्री ने दो टूक कह दिया कि चीन की किसी भी हरकत के खिलाफ हमारी वायुसेना को पूरी तरह से तैयार रहना है, ताकि दुश्मन जब भी सरहद पर फन फैलाए, वायुसेना उसे कुचल कर रख दे। जिद पर अड़े चीन को ये तस्वीरें चिंतित करती हैं। ये सेना के शौर्य की तस्वीरें हैं। देख ले दुश्मन ध्यान से, अगर उसने जरा सी भी गलती की तो हमारी सेनाएं चीन को अपना पराक्रम दिखाने के लिए तैयार है। सरहद पर चीन के नॉन स्टॉप षड्यंत्र चल रहे हैं। जरा सा दबाव पड़ता है तो वो बातचीत की मेज पर बैठता है, मगर उसके बाद अपनी साजिशों में लग जाता है। इसलिए भारत ने ठान लिया है कि चीन की किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। हर पल सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे, सैन्य प्रहार करेंगे। दिल्ली में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने वायुसेना की खुलकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने का आदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर ही पूरी तैयारी कर लेनी है। वायुसेना की 3 दिन की कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा मौजूदा हालात कर लेकर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लद्दाख में चीनी सेना के साथ चल रही तनातनी के बीच वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में तीनों वायुसेना प्रमुखों के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी चीन के साथ वायुसेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बीच वायुसेना ने साफ कर दिया है कि दोनों सेनाओं के साथ मिलकर वायुसेना अपनी पूरी ताकत के साथ चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समय भारत की योजना चीन पर बड़ा दबाव बनाने और सतर्क रहने की है, और ये काम हथियारों और युद्धाभ्यास के जरिए किया जा रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के समय में वायुसेना ने अहम भूमिका अदा की है। कॉन्फ्रेंस में 29 जुलाई को विध्वंसक फाइटर जेट राफेल के आने से पहले उसकी तैनाती को लेकर चर्चा हुई। चीन पर दबाव डालने में राफेल की बड़ी भूमिका है। वायुसेना के तमाम फाइटर जेट और हथियार पहले से ही मुस्तैद हैं। लेकिन इसके साथ ही नेवी के MiG-29K को भी पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जाना है। तीसरी रणनीति है अंडमान निकोबार में अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का फोकस वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर था। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स कम समय में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। इस बैठक में आगे का फोकस पूर्वी लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड सहित चीन से लगी सीमा के सभी संवेदनशील इलाकों में
एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर होगा। वायुसेना के कमांडर एयर डिफेंस सिस्टम का रिव्यू भी करेंगे। पीएम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लद्दाख में ये मशीन गन चीन की तरफ तान दी थी। यहीं से रक्षा मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश दिया था। इस समय चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां पुख्ता है। सामरिक और कूटनीतिक दबाव का मिश्रण चीन का सारा सुख चैन छीन लेगा। भारत लगातार वायुसेना को मजबूत ही कर रहा है। डीआरडीओ ने इन AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के फीचर्स को 5th जनरेशन प्लस कहा है। ये एयरक्राफ्ट सुपर मनोवरेबल तो होंगे ही, इनका जो स्टेल्थ फीचर है वो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बराबर होगा। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना आगे भी मजबूती बढ़ाती जा रही है। LAC पर चीन बातचीत और षड्यंत्र एक साथ कर रहा है। ऐसे में भारत की वायुसेना बड़ी भूमिका निभा सकती है और यही एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अब खबर की पूरी पिक्चर को समझने के लिए सवाल जवाब के रूप में कुछ बातें आपको बताते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि राफेल और MiG-29K को तैनात करने के पीछे क्या रणनीति। पहला सवाल यह है कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है। अंबाला में तैनाती से क्या फायदा होगा। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर है। यह दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए यह बहुत कम दूरी है। इसके अलावा राफेल के अटैक का जो दायरा है वो करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाकू विमान और इसके हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन, तिब्बत, पाकिस्तान और POK। दूसरा सवाल ये कि क्या राफेल को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है हां, ऐसा संभव है, क्योंकि भारत ने अपने राफेल विमान में जो कुछ बदलाव करवाए हैं उनमें से एक बदलाव जेट इंजन का भी है, जिससे इस लड़ाकू विमान को ऊंचाई और बेहद कम तापमान पर उड़ान भरने की ताकत मिलती है। तीसरा सवाल है, क्या एयरफोर्स के पायलट्स को अब भी इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इसका जवाब यह है कि भारतीय वायुसेना पहले ही साफ कर चुकी है कि उसके पायलट्स राफेल और एडवांस्ड हथियारों वाले सिस्टम के साथ पूरी तरह ऑपरेशनल है। इन्हें जहां चाहे वहां तैनात किया जा सकता है। एक सवाल यह भी है कि अगर पहले ही लद्दाख में इतनी तैनाती हो चुकी है तो फिर नेवी के फाइटर जेट MiG-29K को लद्दाख में तैनात करने की क्या जरूरत है। इसका जवाब यह है कि वायुसेना लद्दाख सहित LAC के तमाम इलाकों में अपनी निगरानी बढ़ाना चाहती है, ज्यादा बड़े इलाके पर नजर रखना चाहती है और इसीलिए नेवी के पास 40 MiG-29K हैं, जिनमें से आधे INS विक्रमादित्य पर तैनात होते हैं। बाकी के 20 MiG-29K इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। भारत और चीन के टकराव के बीच अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने गुस्से की आग बढ़ा दी। अमेरिका चीन से कितना नाराज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ह्यूस्टन में अमेरिका ने चीनी दूतावास पर गंभीर आरोप लगाकर दूतावास को बंद कर दिया। अमेरिकी संसद में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है और तो और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने चीन को ऐसी बातें बोली हैं जिन्हें सहना चीन के लिए भी मुश्किल हो रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका का बर्ताव भारत के दोस्त वाला है और यह भारत के हित में है। अक्सर गलती से लोग पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, मगर चीन तो कुल्हाड़ियों पर पैर मार रहा है। अब आलम यह है कि चीन को पूरी दुनिया में कोई देखना नहीं चाहता। चीन से कई शक्तिशाली राष्ट्र भयानक रूप से नाराज हैं और सबसे ज्यादा नाराज है अमेरिका। अमेरिका का बस चले तो चीन को आज ठिकाने लगा दे। अमेरिका में राष्ट्रपति से लेकर सांसद, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री लगातार चीन के खिलाफ बयानों की बाण चला रहे हैं। अमेरिका किस कदर चीन से तमतमाया हुआ है उसे इस तरह समझिए कि ह्यूस्टन में अमेरिका ने चीनी दूतावास को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के दूतावास में सीक्रेट फाइल्स जलाई जा रही थीं। इसके बाद अमेरिका ने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओटागस ने आरोप लगाया कि ह्यूस्टन में चीनी महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया था। चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में विदेश विरोधी गतिविधियां कर रहा था। अमेरिका के इस कदम ने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन की तरफ से पलटवार में कहा गया,
हम अमेरिकी सरकार से अपने गलत फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो हमें मजबूरी में उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करना पड़ेगा। चीन और अमेरिका के बीच एक और मुसीबत। मंगलवार को जलाए गए कागजों की वजह से ह्यूस्टन कॉन्सुलेट को अमेरिका ने बंद कर दिया। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा धक्का था, जहां एक तरफ जलाए कागज, वहीं आग चीन और अमेरिका के रिश्तों में लग गई। चीन से अमेरिका किस कदर खफा है वो आप इस बात से भी समझिए कि गलवान घाटी में झड़प के मामले में अमेरिकी संसद ने भारत का समर्थन किया है और चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें माना गया है कि गलवान घाटी पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई और उसने कोरोना संकट से ध्यान भटकाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही चीन दक्षिण चीन सागर के 13 लाख वर्ग मील के पूरे इलाके को गैर कानूनी तरीके से अपना बता रहा है। सीधे तौर पर समझें तो चीन पर चलाया गया ये अमेरिकी चाबुक है। इस प्रस्ताव के पास होने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन को खरी खरी सुनाई। Chinese Communist Party continues to engage in systematic rule breaking, coercion, and other malign activities. We call on China's leaders to abide by the international laws and norms that China and the Chinese people have benefited greatly from over the years. And while we hope the CCP will change its ways, we must be prepared for the alternative. इधर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन पर वार किए तो उधर ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर चीन की रही सही इज्जत उतार दी। माइक पोम्पियो ने सीधे सीधे कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को डराकर उनकी जमीन हड़प रहा है। ऐसे वक्त में चीन के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। We of course began with the challenge presented by the Chinese Communist Party and the COVID-19 virus that originated in Wuhan, China. On behalf of the American people, I want to extend my condolences to the British people from your losses from this preventable pandemic. The CCP's exploitation of this disaster to further its own interests has been disgraceful. Rather than helping the world, General Secretary Xi has shown the world the party's true face. चीन से अमेरिका की नाराजगी कोई नई नहीं है। अमेरिका चीन से तभी से नाराज है जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ। दर्जनों बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार मान चुके हैं और अब ये पूरा तनाव आर्या पार वाली स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के खिलाफ अमेरिका का रुख सख्त हो रहा है तो इसकी खास वजहें हैं। कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई, इसे लेकर चीन साफ तौर पर आरोपों के घेरे में है। लेकिन चीन के अंदर जमीन हड़पने की भूख कोरोना संकट के दौरान भी खत्म नहीं हुई। कोरोना के दौर में भी चीन अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने में जुटा हुआ है। चीन ने मई से ही भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स में तनाव बढ़ाया। 15 जून को चीनी अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ भारत चीन का संघर्ष हुआ। वैसे तो भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक और सैन्य बातचीत जारी है, लेकिन चीन की नीयत सही नहीं लग रही। चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने वाला कानून लागू कर दिया है। इसके खिलाफ ब्रिटेन ने हांगकांग को हथियार बेचने पर रोक लगाई। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन चारों देशों ने हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि स्थगित कर दी। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सेना ने अप्रैल में सैन्य अभ्यास किया, तभी से वहां बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने आज कहा कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है। इस बीच पर ताइवान पर चीन के आक्रामक रुख के जवाब में अमेरिका भी अलर्ट पर है। 48 साल बाद 2 अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर अब ताइवान पहुंचे हैं। कोरोना के इसी संकट काल में चीन ने भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावा कर दिया। हालांकि चीन के खुद के पुराने नक्शे साक्तेंग को भूटान में दिखाते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की अतिक्रमण नीति नई नहीं है। चीन ने ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम के दावे वाले इलाकों पर सैन्य बेस का निर्माण शुरू कर दिया। चीन की नजर जापान के सेंकाकू द्वीप पर भी है। जुलाई के महीने में ही सेंकाकू द्वीप पर 2 बार चीनी कोस्ट गार्ड की नावें दिखाई दी हैं। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंधों के बाद भारत ने पहली बार किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस मसले पर अपना पक्ष रखा।
डिजिटल इकोनॉमी पर G20 देशों के मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को संप्रभु देशों की डेटा की सुरक्षा करनी होगी। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करते हुए भारत ने साफ कहा था कि ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। डेटा सुरक्षा के जानकार मानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेना के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पाइंग टूल यानी जासूसी के उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन अन्य देशों के आम लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखकर डिजिटल औपनिवेशीकरण की कोशिश कर रहा है। चीनी मोबाइल ऐप्स बैन करने के भारत के फैसले से बड़ा संदेश गया। इसी बात को रविशंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में G20 देशों के सामने कह दिया। The digital platform need to be responsive, accountable and sensitive to the concerns of sovereign nations as far as safety, defense and data privacy is concerned. आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जब G20 देशों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे तब चीन के डिजिटल मंत्री मियाओ वेई मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद ने डेटा इकोनॉमी की संप्रभुता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी देश के डेटा पर उसी देश का अधिकार होना चाहिए ताकि लोगों की निजता की रक्षा की जा सके। Data must belong to the sovereign nation concerned to protect also the privacy of its people, to protect the digital concerns of its people, and obviously giving good occasion for innovation, for enterprise, data cleaning, data refining, all have to have a proper balancing aspect we need to acknowledge. रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह चीन है और उसकी डिजिटल नीतियां हैं। पूरी दुनिया चाइनीज ऐप्स को शक की निगाह से देखती है। जब आप किसी चाइनीज ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे आपकी फोटो, वीडियो, मैसेज, फोन बुक, फाइल्स और लोकेशन तक का एक्सेस ले लेती है और ये मंजूरी मिलते ही डेटा माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। चाइनीज ऐप्स आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती है और उसका डेटा रखना शुरू कर देती है। आपकी आर्थिक क्षमता और बाकी गतिविधियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है। अधिकतर चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत में नहीं है बल्कि चीन में। इसीलिए हमेशा डेटा और प्राइवेसी की चिंता बनी रहती है। ये डेटा चीन की सरकार से शेयर किया जाता है और जब डेटा चीन की सरकार के पास पहुंचता है तो उसी डेटा की मदद से भारत से जुड़ी नीतियां बनाने में आसानी होती है। ये ऐसा दौर है जब कहा जाता है कि डेटा की कीमत तेल से भी ज्यादा है और डेटा ही भविष्य का ईंधन है। ऐसे में ऐप्स और उनकी डेटा इकट्ठा करने की नीतियों पर सवाल तो उठे। चीन के बाद अब वो खबर जिस पर देश में सबसे अधिक चर्चा है। बात हो रही है अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की। श्री राम का मंदिर कैसा होगा, इसका फाइनल डिजाइन तैयार हो गया है। आज तक के पास वो डिजाइन है जिसके जरिए मालूम चला है कि प्रभु राम का मंदिर कैसा होगा। हमने राम मंदिर के वास्तुकार से भी जानने की कोशिश की कि अयोध्या में कितना विशाल, कितना भव्य मंदिर बनेगा। समाप्त होने वाली है सरयू की प्रतीक्षा। कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण। जगमगाने वाली है बरसों से युद्ध का दंश झेल रही अयोध्या। कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। पृथ्वी पर मनुष्यता के प्रतिरूप, पुरुषार्थ के प्रतीक भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। अयोध्या में चौक पुराने की प्रथा शुरू हो गई है। माटी रंगी जाने लगी है। करोड़ों लोगों की आंखों में बसे दशरथ नंदन का मंदिर बनने वाला है।
दुनिया में जहां भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, उन सब की आंखें चमक उठी हैं, क्योंकि राम मंदिर के बनने की तैयारियां अंतिम चरण में आ गई हैं। आज तक के पास विशाल राम मंदिर के फाइनल डिजाइन की तस्वीरें हैं। देखिए, यही है वो डिजाइन। मंदिर कैसा होगा, ये आप खुद उन वास्तुकार से सुनिए जो प्रभु राम के मंदिर को बनाने में लगे हैं। पहले तो आपको नक्शा दिखाते हैं, ये उसकी 3D प्रिंट है, साथ ही ये मंदिर का नक्शा है। इससे पहले जो मंदिर की डिजाइन तय की गई थी वो 2 मंजिला मंदिर था, लेकिन अब मंदिर 3 मंजिला हो गया है, 1, 2 और 3। पहले जो हमारा मंदिर था, पहले एक ही मंडप यहाँ तक, मैं आपको ऐसे प्लान में दिखा हूँ तो मंदिर यहाँ तक ही था। यहाँ से जो प्रवेश चौकी थी, ये नृत्य मंडप था, ये अंतराल था, आगे गुड़ मंडप हो गया और ये गर्भगृह और आगे परिक्रमा, यहाँ तक मंदिर था। मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर होगा और मंदिर पहले की अपेक्षा करीब 2 गुना बड़ा होगा। नए परिवर्तित डिजाइन में प्रार्थना के लिए मंडप की व्यवस्था की गई है। मंडप में 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता होगी। गर्भगृह के शिखर मंडप को छोड़कर रंग मंडप, नृत्य मंडप और गुण मंडप का आकार बड़ा होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं होगा। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया जाएगा। वास्तुकार निखिल सोमपुरा से सुनिए कि मंदिर को विशाल बनाने के पीछे क्या तर्क है। 1985 में यात्रिकों की संख्या उस अयोध्या में इतनी कम भीड़, इतना लोग यात्रा लोग कम आते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन ये 85 से लेकर 2020 तक 30-35 साल निकल गए। इस 35 साल का समय जो निकला, उसके अंदर राम के प्रति आस्था खूब बढ़ी। अभी यात्री 1 लाख से ऊपर यात्री आएंगे। 12 लाख के करीब पहुंचने वाला है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, और इसीलिए खबरदार का अंत करते हुए हम आपसे एक बार फिर यही अपील करते हैं, पूरी सावधानी बरतिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।